जैन साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम और आप बातचीत कर रहे थे राजस्थान के इतिहास पर, और राजस्थान के इतिहास की उसी श्रृंखला को हम आज एक बार और फिर आगे बढ़ाते हैं और उसमें एक कड़ी और जोड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप को अकबर किसी भी तरीके से अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता है, तो अकबर ने अपने और दूतों को महाराणा प्रताप के पास में भेजा था, जिसमें हम देखेंगे कि शाहबाज खां को अकबर के द्वारा भेजा गया था। और उसके बाद में हम देखेंगे कि एक शेरपुर की जो घटना होती है, जहां पर अब्दुल रहीम खाने खाना का जो एक रोल आता है, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि दिवेर का युद्ध जो कि 1582 में होता है, उसमें अमर सिंह ने जिस वीरता का परिचय दिया था, उन सभी बातों की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। आज के वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब हल्दी घाटी को जब हम इतिहास पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपोल कहा जाता है। और दूसरी तरफ जब हम दिवेर का युद्ध पढ़ेंगे, तो दिवेर का युद्ध को जो है वो मेवाड़ की मैराथन कहा जाता है। इन सब के पीछे हम देखेंगे कि ये मैराथन क्या है और थर्मोपोली जो है वो क्या है। और साथ ही हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि वो साहित्य को भी अपना बराबर योगदान दे रहे थे। उनके दरबार में कई सारे साहित्यकार रहते थे। इन सभी बातों की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। और अंत में हम देखेंगे कि किस प्रकार महाराणा प्रताप की जब मृत्यु होती है, तो अकबर किस तरह से दुखी होता है, और महाराणा प्रताप की मृत्यु का जो संदेश है अकबर को दुरसा आढ़ा के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद में दुरसा आढ़ा की एक जो कृति आती है, उसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की और चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसके पीछे वाले वीडियो में क्या देखा था। तो पीछे वाले वीडियो का एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमें बातें फिर से एक बार रिकॉल हो जाएं, जिससे कि पीछे वाले वीडियो को हम इसको लिंक कर सकें। इसे वीडियो को लिंक करने के लिए हम देखते हैं कि पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था कि महाराणा प्रताप जब शासक बनते हैं, और शासक बनने की खबर जैसे ही अकबर को पता चलती है, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अपने दूतों को भेजना शुरू कर दिया था। अकबर कई सारे दूतों को भेजता है, जिसमें वह पहले 4 दूतों को भेजता है। जैसे कि पहले भेजता है जलाल खां कोरची को, मान सिंह को, भगवंत दास को, और अंत में टोडरमल को भेजता है। इन सभी दूतों को भेजने के बाद में महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अधीनता स्वीकार न करने के बाद में अकबर इनसे परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद में अकबर ने अपने राजदूतों को भेजने के बाद में एक हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है, उस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हराने के लिए अकबर ने अपनी सेना मानसिंह के नेतृत्व में भेजी थी। और आसफ खां को भी इसमें सेनापतित्व दिया गया था, बल्कि बाद में आसफ खां इसमें सेनापति नहीं बनते हैं। और उधर महाराणा प्रताप भी अपनी सेना के साथ में हल्दी घाटी के युद्ध में आ पहुंचे थे। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का जो नेतृत्व है वो कर रहे थे हाकिम का सूर। और हाकिम का सूर महाराणा प्रताप की सेना का जो अग्रभाग होता है, उसका नेतृत्व कर रहे थे। जबकि पीछे का जो भाग, जिसे हम चंदावल कहते हैं, और चंदावल सेना का नेतृत्व यहां पर कर रहे थे भील राजा पुंजा। और महाराणा प्रताप ने अपना जो कैंप है वो लॉन्सिंग नामक स्थान पर लगाया था। दूसरी तरफ जो ये मानसिंह होता है, मानसिंह ने अपना कैंप मोलेला नामक स्थान पर लगाया था। दोनों की सेनाएं 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में आपस में भिड़ती हैं, और यह युद्ध इतिहास में एक महान युद्धों में गिना जाता है। इस युद्ध के बाद में जब महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना पर पहले इतना तेजी से वार किया था कि एक समय तो मुगल सेना पूरी तरीके से तितर बितर हो गई थी। वो सेना इधर उधर भाग रही थी। भागती हुई सेना को मनोबल को बढ़ाने के लिए एक मिहत्तर खां नाम का आदमी होता है, जो यहाँ पर ये अफवाह फैलाता है कि महाराणा प्रताप की सेना से लड़ने के लिए अकबर स्वयं अपनी शाही सेना के साथ में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद में शाही सेना का हौसला किसी भी तरीके से बढ़ता है, और वह फिर से महाराणा प्रताप की सेना के साथ में युद्ध करने को तैयार होते हैं। इसके बाद में जब आगे घटना बढ़ती है, तो महाराणा प्रताप को एक समय ऐसा आता है जब मानसिंह जो है वो दिख जाता है। मानसिंह सीधे अपने हाथी पर बैठा हुआ था, हाथी का नाम था मर्दाना, और महाराणा प्रताप उस पर टूट पड़ते हैं, उस पर वार करते हैं। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे।
चेतक पर सवार महाराणा जैसे ही उस पर वार करने के लिए चलते हैं तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो इतना ज्यादा ऊंचा नहीं था कि वो मानसिंह के मर्दाना हाथी के कद के बराबर पहुंच सके। तो उनको कद की बराबरी करवाने के लिए चेतक ने अपने जो आगे के दो पैर होते हैं वो मानसिंह के हाथी के जो सूंड हैं उसके ऊपर रख दिए थे। इसके बाद में मानसिंह पर जब वार करते हैं अकबर तो मानसिंह पर जब वार करते हैं महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप के वार से बचने के लिए मानसिंह होदे में छुप जाता है, लेकिन होदा पूरी तरीके से चकनाचूर कर देते हैं। महाराणा प्रताप ने इतना खतरनाक तरीके से वार किया था कि होदा टूट गया था। यह आप मानकर चलिए कि वो होदा जो है वो लगभग 2-3 इंच चौड़ी लोहे की बनी परत होती है। उस लोहे की परत को महाराणा प्रताप ने पूरी तरीके से काट दिया था। और जब ये बात महाराणा को पता चलती है कि भाई महाराणा प्रताप को यह लगता है कि अब मानसिंह मारा गया, लेकिन मानसिंह का इससे भी करके वहां पर बच जाता है। और मानसिंह का जो महावत होता है, हाथी को चलाने वाला जो ड्राइवर होता है, वो यहां पर मारा जाता है। अब जब चेतक अपनी पैरों को वापस उठा रहा होता है तो वहां पर मानसिंह के हाथी के सूंड में जो तलवार लगी हुई थी उससे मानसिंह जो महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक, उसको पैर जो कट जाता है, जिसके बाद में वो घायल हो जाता है। जिसके बाद में हमने आपको पूरी बात बताई है कि वो महाराणा प्रताप को किसी भी तरीके से यहां से लेकर जाता है और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकालता है। इन सभी बातों की चर्चा हम पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजयी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में पूर्ण रूप से विजयी हुए थे। इन सभी बातों की चर्चा हम पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की इस युद्ध में जो है विजयी हुई थी उसका एक प्रमाण हम आज के इस वीडियो में भी देखने वाले हैं। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में अपनी घायल सैनिकों का उपचार वगैरह करवाते हैं और वो यहां से निकल जाते हैं और आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी के रूप में वो बनाते हैं। अब अकबर भी यहां पर चुप रहने वाला नहीं था, तो अकबर ने भी महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए एक और अपने जो होते हैं जैसे दरबारी उनके हुआ करते थे, उनमें से एक दरबारी का नाम मिलता है शाहबाज खां, और शाहबाज खां को अकबर यहां पर फिर से भेजता है। तो शाहबाज खां को अकबर के द्वारा भेजा गया था। तो शाहबाज खां अकबर के द्वारा 3 बार जो है महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया था, जिसमें वो 1577 में आता है, 1578 और 1579, बैक टू बैक 3 साल ये आया था। महाराणा प्रताप के विरुद्ध जब इसको नियुक्त किया गया था तो अकबर ने इसको पहले ही कह के दिया था कि अगर तू अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया महाराणा प्रताप को तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा। महाराणा प्रताप को तुझे किसी भी हालत में अधीनता स्वीकार करवानी है, चाहे उसे मार चाहे पकड़ के ला, किसी भी तरीके से अधीनता स्वीकार करवा, नहीं तो तू तो गया काम से। ऐसा कहकर इसको भेजा था, मरता डूबता कैसे भी करके गया। और 1577 में जब गया तो फिर से हार कर वापस आ गया। तो अकबर ने जाके पूछा कि भाई अधीनता स्वीकार करवाई, बोले नहीं करवाई। तय धूड़ धारे लारे गए, मरो नहीं गड़ी जार बैठ जो पीछे जाके। तो इस प्रकार इनको 1577 में इनको कुछ नहीं मिला था, और 1578 में 3 अप्रैल के दिन इसने कुंभलगढ़ पर जो है वो अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप को फिर भी नहीं पकड़ पाया था। ये महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है ना। महाराणा प्रताप को किसी भी हालत में अकबर पकड़ ही नहीं पाया था, और 1579 में एक बार ये फिर आक्रमण करता है, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया। अब कुंभलगढ़ पर जब इसका अधिकार हो जाता है तो ये कुंभलगढ़ के अधिकार के लिए ये जो है आक्रमण करवाए गए थे कुंभलगढ़ पर, ठीक है। तो कुंभलगढ़ पर जब शाहबाज खां का अधिकार हो जाता है तो महाराणा प्रताप ने अपनी महाराणा प्रताप को यहां से निकलना था, तो महाराणा प्रताप ने यहां से निकलकर आवरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, अस्थायी रूप से आवरगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप कुछ दिन वहां पर रुके, और बाद में महाराणा प्रताप की स्थिति आपको पहले ही पता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में उनकी स्थिति खराब हो गई थी। एक यहाँ पर जो किस्सा आता है वो कन्हैयालाल सेठिया की द्वारा लिखी गई एक रचना का जो किस्सा है, उसमें बताया जाता है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में पहाड़ों में चले गए थे, और वहां पर एक दिन पहाड़ों में जब उनके पुत्र यानी कि अमर सिंह एक दिन घास फूस की रोटियां वगैरह खाते थे। ये कहानी आपने सुनी होगी, वो कहानी जैसे हरे घासरी रोटी ने जद वन विलावड़ो ले भाग्यो राणा रो सोयो दुख जाग्यो।
और नाच नो सो अमरो चीख पड़ी हुई। ये कहानी आपने राजस्थान के अगर रहने वाले तो ये कहानी कोई नॉर्मल बात है, हर दिन सुनते ही है अपन, ठीक है ना। तो ये कहानी जो है वो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है, और इस कहानी में जो बताते हैं उसमें कहा गया है कि अमर सिंह जो है वो रोने लग जाते हैं। वन विलाव जब उनकी जो घास फूस की रोटी है वो लेकर भागते हैं तो अमर सिंह रोने लग जाते हैं। आप सोच कर देखिए कि अमर सिंह का जन्म जो है वो 1559 में होता है। हमने आपको पहले भी बताया था, उदय सिंह वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि 1559 में जब अमर सिंह का जन्म होता है तो उदय सिंह एकलिंग नाथ जी के धोख लगाने जाते हैं और वहां पर एक अपने जो वो नगर बसाते हैं। उसके बारे में कमेंट करके बताएं कि कौन सा नगर बसाते हैं वो, ठीक है। इसके बारे में हमने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है, तो वो आपको वीडियो देख लेना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर 1559 में कोई बंदा जन्मता है और 1576 की जो बात कर रहे हैं तो अमर सिंह यहां पर 17 साल के हैं। 17 साल के बंदे के हाथ से कोई अगर वन विलाव रोटी छीन कर ले जाए, या मजाल है यार। हमारे इतिहास में ऐसा बताया भी जाता है कि 18 साल से ऊपर क्षत्रिय को जीने के लिए धिक्कार है। 18 साल तक तो उसे लड़कर मर जाना चाहिए, और 17 साल की यहां पर उम्र में अमर सिंह की ये बात बताई जा रही है यार, कि अमर सिंह के हाथ से ही वो रोटी लेकर छीन गए यार, अमर सिंह रोने लगे। ये बात कहानियों में अच्छी लगती है, कहानी की दृष्टि से इसे पढ़ा जाए तो ठीक है, लेकिन कन्हैयालाल सेठिया की ये बहुत अच्छी कृति है, आपको सुननी चाहिए। लेकिन ये इतिहास नहीं है, इसमें ऐतिहासिकता नहीं है। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह इस टाइम काफी 17 साल के थे, तो वो तो युद्ध करने के लायक थे ना, तो वहां पर वो जो है वो ऐसे ही कहानी की तरह पढ़ा जाता है, ठीक है। अब आवरगढ़ को इन्होंने जब राजधानी बनाया था, तो आवरगढ़ को राजधानी बनाने के बाद में महाराणा प्रताप को कुछ धन की भी आवश्यकता थी। भाई सेना का पुनर्गठन करना है, सेना को पुनर्जीवित करना है, सेना के लिए सामान भी चाहिए। तो महाराणा प्रताप ने सोचा कि भाई ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, तो महाराणा प्रताप ने यहां से जो है एक ईडर की तरफ, जो उनका ससुराल हुआ करता था, ईडर की तरफ जाने का प्लान बनाया था। महाराणा प्रताप ने कहा कि वहां पर जाकर अपना सेना का संगठन करेंगे, फिर अकबर से लोहा लेंगे। तो इस प्रकार जब यहां से ये ईडर की तरफ रवाना होते हैं, तो ईडर की तरफ जा रहे होते हैं, तो आपको पता है कि राजस्थान में एक चूलिया जलप्रपात बनता है, और वो चंबल नदी पर चंबल नदी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, चूलिया जलप्रपात। ये जब हम भूगोल की कक्षाएं पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये चूलिया जो है वो कहां पर पड़ता है। ये चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। चूलिया जलप्रपात के पास में जब महाराणा प्रताप जा रहे होते हैं, तब महाराणा प्रताप को एक व्यक्ति मिलते हैं जिसके बारे में हमने कई बार सुना है, हम हर बार उनके बारे में सुनते हैं। तो उनका नाम है भामाशाह। भामाशाह यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि भाई क्या, कहाँ जा रहे हो। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि भाई ऐसी सी बात है, अब सेना का पुनर्गठन करना है, कुछ धन की भी आवश्यकता है, तो हम ईडर की तरफ जा रहे हैं। तब भामाशाह कहते हैं कि आप यहीं रुकें, मैं अपनी पूरी संपत्ति, भामाशाह जो थे वो जैन व्यापारी हुआ करते थे, और आपको पता है कि व्यापारियों के पास में तो पैसा होता ही है। तो भामाशाह के पास में खूब सारा पैसा था, तो महाराणा प्रताप को ये भामाशाह कहते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पैसा दूंगा और आप अकबर से लोहा लीजिए। तो यहां पर भामाशाह ने अपनी जितनी भी संचित निधि थी महाराणा प्रताप को दे दी थी, और महाराणा प्रताप को संपूर्ण सर्वोच्च निशावर इन्होंने कर दिया था। महाराणा प्रताप को इन्होंने, बताते हैं कि यहां पर जब 25,000 की अगर आपके पास में सेना है, और उस 25,000 की सेना का जो आप खर्चा है वो 12 वर्षों तक निकाल सकते हैं, इतना सारा इन्होंने धन दिया था। और बताते हैं कि इन्होंने 25,000 कैश पेमेंट भी किया था, 25,000 का इन्होंने कैश पेमेंट किया था, प्लस इन्होंने महाराणा प्रताप 25,000 नहीं 25 लाख का कैश पेमेंट किया था इन्होंने, 25 लाख का इन्होंने कैश पेमेंट प्लस, और इन्होंने 25 लाख जो है असरफियां भी महाराणा प्रताप को दी थी। 25 लाख की 20 लाख की असरफियां जो है वो महाराणा प्रताप को दी थी, और 25,000 सैनिकों को आप 12 वर्षों तक रख सकते हैं। इतना सारा धन जो है वो महाराणा प्रताप को भामाशाह के द्वारा दिया जाता है। और महाराणा प्रताप को जब इतना सारा धन दिया जाता है, तब महाराणा प्रताप के साथ में इस वीर का नाम जुड़ने के बाद में भामाशाह जो है वो जन जन में जाने लगते हैं। जैसे कि आप अगर कहीं भी जाएं, या जहां पर भी आप अगर घोषणा करते हुए भी सुनते हैं कि इस भामाशाह ने इतने पैसे दिए, आज महाराणा प्रताप के साथ जुड़े हुए उस बंदे का नाम हर जगह पर लिया जाता है। जैसे भी कोई दान करता है तो उसका नाम महाराणा प्रताप के उस सैनिक, उस सहयोगी के साथ में जोड़ा जाता है, जो उस वक्त महाराणा प्रताप के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया था।
और अब आप देखते हैं कि यहाँ पर 25,000 की सेना आप 12 वर्षों तक रख सकते हैं, इतना सारा धन इन्होंने दिया था। और महाराणा प्रताप के साथ में इस बंदे का नाम जुड़ता है और ये महाराणा प्रताप के साथ में अमर हो जाते हैं। भामाशाह के एक भाई भी थे जो उन्होंने भी काफी सारा धन महाराणा प्रताप को दिया था, उनका नाम था ताराचंद। अब इतना सारा धन कोई बंदा अगर दे रहा है तो ये भामाशाह जो है इतना सारा कोई धन दे रहा है तो इसे भाई मेवाड़ का उद्धारक कहेंगे ना। तो भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, ये इसी कारण कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को इसी कारण कहा जाता है। हमने आपको जो पहले कक्षाएं पढ़ाई थी तो हमने आपको पहले भी बताया था कि राणा हमीर जो है उसको भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि उसके बारे में हमने आपको पहले वो पद्मनी वाला जो वीडियो है उसमें हमने आपको बताया था कि जब रावल रतन सिंह जो है उसके साथ में युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी का, तो रावल रतन सिंह यहाँ पर हार जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। चित्तौड़ पर जब उनका अधिकार हो जाता है तो रावल शाखा यहाँ पर खत्म हो जाती है और उसके बाद में राणा शाखा के पहले शासक जो होते हैं वो राणा हमीर आते हैं और हमीर ने यहाँ पर जो है वो मेवाड़ के जो उद्धारक हैं उसको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने राणा शाखा की नींव रखी थी। इसी प्रकार जो है यहाँ पर एक बार फिर यह घटना फिर दोहराई जा रही है, क्योंकि महाराणा प्रताप की सहायता जो है वो भामाशाह के द्वारा की गई थी और भामाशाह को इसी कारण जो है वो मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। यह बात आप ध्यान रखिए। अब ये शाहबाज खां जो है यहाँ से हार जाता है, किसी भी तरीके से महाराणा प्रताप को अधीनता तो स्वीकार करवा नहीं पाते हैं, तो ये वापस चला जाता है और वापस अपने श्रीनगर जम्मू कश्मीर की तरफ चला जाता है। ठीक है, और महाराणा प्रताप को अब अकबर फिर एक बंदा महाराणा प्रताप के खिलाफ नियुक्त करता है। तो हम वो घटना देखने को मिलती है, हमें शेरपुर की घटना जो है उसके बारे में देखते हैं। एक घटना आती है शेरपुर की घटना, उसके विषय में हम देखते हैं। ये शाहबाज खां के द्वारा 3 अभियान जो है वो महाराणा प्रताप के विरुद्ध किए गए थे। अब आप हेडिंग डालिए शेरपुर की घटना। शेरपुर घटना, ये शेरपुर घटना क्या है? तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध जब अकबर के द्वारा एक और बंदा नियुक्त किया जाता है और उसका नाम है अब्दुल रहीम खान ए खाना। इसको आप हिंदी साहित्य के अगर स्टूडेंट रहे हो तो इनको तो आप भली भांति जानते होंगे, अब्दुल रहीम खान ए खाना, जिनको हम संक्षिप्त रूप में रहीम जी के नाम से जानते हैं। अब्दुल रहीम खान ए खाना, खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान ए खाना को अब ये भाई कवि कहां जाके युद्ध करेंगे, इनको तो भाई रचनाएं लिखनी, इनको अपने जो है वो साहित्य की रचना करनी। प्रेम पीर के ये कवि अपने ये दोहे गाया करते थे कि रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। इन प्रकार की ये कल्पना रचनाएं करने वाले बंदे कहां युद्ध करे। पर अकबर की एक नीति थी कि अकबर के दरबार में जो भी बंदा रहता था उसको अकबर जो है वो युद्ध के लिए जरूर भेजता था, युद्ध या अभियान के लिए 1 बार 2 बार जरूर ही भेजता था। तो इनको भी जाना पड़ा मजबूरी में। अकबर ने, यहाँ तक कि अकबर के दरबार में जो रहने वाले थे अपने बीरबल की जो कहानियां सुनते हैं आप, अकबर और बीरबल की जो कहानियां सुनते हैं, उस मजाकिए बंदे को भी कई बार युद्ध पर भेज दिया गया था। तो इस प्रकार अब्दुल रहीम खान ए खाना को भी 1580 की ये जो घटना है ये मिलती है। 1580 की ये घटना, अब्दुल रहीम खान ए खाना को यहाँ पर नियुक्त किया। रहीम जी ने कहा कोई बात नहीं भाई, लगा दिया तो लगा दिया, अपन जाके शिविर लगा लेंगे। अब रहीम जी ने वहां पर जाके शिविर लगा लिया। रहीम जी वहां पर बैठे अपने शिविर लगा लिया, पहाड़ों में जाके शिकार विकार खेलते रहे, अपने मजे से एकदम शिविर में रहते। एक दिन की बात है जब महाराणा प्रताप ने पूछा कि भाई अपने क्या इधर से कोई अकबर कहां गया, फिर अकबर आक्रमण कर नहीं रहा, किसी को भेज नहीं रहा, क्या बात है। तब किसी ने बताया कि भाई रहीम जी आए हुए हैं, वो अपने कैंप लगा के आराम से बैठे हैं। और तो अकबर महाराणा प्रताप ने कहा भाई इसमें कौन सी दिक्कत है, उधर वो बैठे हैं तो अपन अपना काम शुरू करते हैं। इधर इन्होंने जो अपने घायल सैनिक थे उनको पुनर्वास की व्यवस्था की, उनको रहने के लिए वगैरह, और उनकी सेना का फिर से गठन किया, अपने फिर से इन्होंने गठन करना शुरू कर दिया। अब रहीम जी यहाँ पर बैठे, उधर से अकबर फिर से इनको रहीम जी को कॉल करे, रहीम जी क्या हुआ। रहीम जी बोले क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब कुछ नहीं हुआ तो के अकबर महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार की, बोले नहीं। फिर अकबर पूछे क्यों नहीं की, तो ये तो फिर अकबर इधर से रहीम जी पूछे कि ये तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी तो आकर गए थे यहाँ पर, कुछ उखाड़ा क्या आपने, उदयपुर का नाम बदल के ही तो गए थे, कुछ उखाड़ा क्या। मान सिंह और आसफ खां भी तो आके गए थे, उन्होंने कुछ उखाड़ा, कुछ नहीं उखाड़ा। तो मैं भी कुछ कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, बस बैठा हूँ। तो अकबर फिर से संदेश भेजे कि बस लगे रहिए,
डू इट, जस्ट डू इट करते रहिए इनको, यहाँ पर मोटिवेट करके फिर छोड़ दे। अब रहीम जी अपने आराम से बैठे। एक दिन अमर सिंह जो है वो कुचमादी आदमी, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह, कुचमादी आदमी, एक दिन यहाँ से बाहर से कहीं निकल रहा था मॉर्निंग वॉक के लिए, सुबह सुबह निकला हुआ था। तो सुबह सुबह निकला और इधर रहीम जी के कैंप पर जो उसकी नजर पड़ी और देखा कि भाई रहीम जी का कैंप इधर है। चला गया रहीम जी के कैंप में, जाकर पूछा रहीम जी, आवाज दी, रहीम जी सुने नहीं। फिर बोला रहीम जी फिर नहीं बोले। अंदर से महिलाओं की आवाज आई, बोले रहीम जी तो यहाँ पर नहीं है। तो बोले अंदर कोई मर्द है तो उसको भेजो। फिर महिलाओं ने कहा कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम ही आ जाओ। अरे ये अमर सिंह उन सालों को पकड़ के, सारी लोग जो स्त्रियां थी जो रहीम जी के साथ में उनकी जो पत्नियां वगैरह थी, उन भाई बड़े बड़े अभियानों पर जाते थे तो उनकी पत्नी वगैरह को जो साथ में ही लेकर जाते थे। तब रहीम जी की जो लुगाई वगैरह थी उनको ये पकड़ के ले आते और इधर से महाराणा प्रताप के सामने जाकर खुश एकदम ऐसे मजे में मौज उड़ाते हुए जाए। ये अकबर महाराणा प्रताप देखे कि किसको ले आया पकड़ के साड़ा। तो महाराणा प्रताप ने पूछा भाई ये कौन है। तभी इन्होंने अमर सिंह ने कहा कि ये जो अपने रहीम जी आए उनकी लुगाई है। महाराणा प्रताप ने खींच के थप्पड़ मारी, आराम खोर किसको पकड़ ले आया है। खींच के थप्पड़ मार के और बोलते हैं कि इनको छोड़ गया वो वापस। और उन वे बेचारी डरी हुई एकदम एकदम सहमी हुई, कुछ बोले ना चाले। तो ये महाराणा प्रताप उनको कहते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बहन बेटियों के समान हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसके बाद में महाराणा प्रताप ने उनको वापस भेज दिया था। और इसके बाद में जब ये रहीम जी वापस आते हैं तो रहीम जी को पता चला कि भाई ऐसी सी घटना हुई थी पीछे, अपने अमर सिंह इनको ले गए थे। बाद में पता चला कि महाराणा प्रताप ने इनको वापस भेज दिया था। तो रहीम जी यहाँ पर इनसे महाराणा प्रताप के इन विशेषता से, महाराणा प्रताप की इस चारित्रिक विशेषता से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और वो वापस चले जाते हैं। अब वापस चले गए तो किसी को और भेजना था। तो 1582 में जो घटना आती है दिवेर का युद्ध, उसके बारे में हम देखते हैं। 1582 की जो घटना है दिवेर के युद्ध वाली, उस दिवेर के बारे में देखते हैं कि उसमें क्या कुछ हुआ था। तो 1500 दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। 1582 में दिवेर एक चौकी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर अकबर के द्वारा जो चौकियां बनाई गई थी वहां पर, यहाँ पर 4 चौकियां जो है वो बनाई गई थी, जिसमें दिवेर जो चौकी है वो प्रमुख चौकी थी। 4 चौकियां बनाई गई थी जिसमें दिवेर चौकी प्रमुख चौकी थी। उन 4 चौकियों के अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एक पड़ती थी देवल, देवल उदयपुर की जगह है। और दूसरी एक पाली में पड़ती थी जिसका नाम था दासूरी, पाली में पड़ती थी दासूरी, देवल दासूरी पाली की। और एक पड़ती थी देवबारी उदयपुर, देवबारी, ये देवल ये डूंगरपुर में पड़ती है। देवल वाली जो चौकी है वो डूंगरपुर में पड़ती है, देवबारी पड़ती है उदयपुर में, ठीक है ना। ये देवबारी उदयपुर में पड़ती है, ये जो चौकियां हैं। और एक ये दिवेर होगी, 4 चौकियां थी। एक दिवेर महाराणा प्रताप को यहाँ पर पूरी तरीके से जो है लॉक करने के लिए, यानी कि महाराणा प्रताप को किसी भी तरीके से बाहर जाने ही नहीं देंगे तो वो अपनी सेना का गठन करेगा कैसे। तो इन्होंने 4 चौकियां बनाकर रखी थी एकदम, दिवेर, देवल, दासूरी और देवबारी, ये 4 चौकियां बनाकर रखी थी जिसमें प्रमुख चौकी जो है वो दिवेर थी। और यहाँ पर इस बार अकबर ने अपने चाचा को नियुक्त किया था। अकबर का एक चाचा था जिसका नाम था सुल्तान खां, सुल्तान खां। इस सुल्तान खां को नियुक्त किया हुआ था। अब महाराणा प्रताप इधर बाहर निकले नहीं और महाराणा प्रताप एकदम अपने ऐसे, इन्होंने ऐसा सोचा था कि भाई महाराणा प्रताप को अपने एकदम पैक कर दिया है, किसी भी तरीके से हम उनको बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो इनका मनोबल फिर बढ़ा, इनका मोटिवेशन फिर बढ़ा। तो इन्होंने किया क्या कि महाराणा प्रताप ने एक दिन अचानक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। एक दिन महाराणा प्रताप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और 1582 के दिन ये जो दिवेर की जो जगह होती है वहां पर महाराणा प्रताप और अमर सिंह ने मिलकर इतना खतरनाक हमला किया कि इनकी जो सेना थी उसको पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया, पूरी तरीके से तहस नहस मचा दिया था। और दिवेर का जो युद्ध है वो खास तौर से अमर सिंह के लिए याद किया जाना चाहिए। अमर सिंह ने इस युद्ध में इतना खतरनाक से खतरनाक युद्ध किया था कि ये जो सुल्तान खां है इसको काट दिया था साले को, घोड़े सहित ऊपर से भाले से इतना खतरनाक वार किया था कि बताते हैं कि ये जो भाला है उसके घोड़े सहित पार होते हुए नीचे जमीन तक टच हो गया था। इतना खतरनाक इसने वार किया था। सुल्तान खां को 2-3 भागों में, 2 भागों में से फाड़ दिया था। इतना खतरनाक, भाई क्या योद्धा थे रे यार, ये तो बहुत
क्या ही कहें इनके बारे में। तो अमर सिंह के लिए ये जो युद्ध है वो याद किया जाना चाहिए। अमर सिंह इसमें बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़े थे भाई। अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के लिए युद्ध याद किया जाना चाहिए। इस युद्ध में जो है वो महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए और भी जो सामंत हैं वो आए थे, जैसे कि आसपास में जैसे ईडर हैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो सामंत हैं वो भी यहाँ पर महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए, ईडर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो सामंत थे वो महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए इस युद्ध में आए थे। महाराणा प्रताप की सेना बहुत कम थी इस युद्ध में, जबकि ये जो रिवेर वाले थे ये तो पूरे अपने प्लानिंग करके बैठे थे कि उसको निकलने नहीं देंगे, वो नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। अकबर, ये महाराणा प्रताप ने एक दिन की सर्जिकल स्ट्राइक, फटाक से सारे को साफ कर दिया, ठीक है ना, ये बात है। और इस युद्ध के बारे में महाराणा प्रताप के इस पराक्रम से जो आपके राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाते हैं कर्नल जेम्स टोड को, और कर्नल जेम्स टोड इससे इतने ज्यादा खुश हैं इस युद्ध से, और वो कहते हैं कि ये तो भाई मेवाड़ का मैराथन है। अब हम बात करेंगे इस मैराथन के बारे में कि ये मैराथन है क्या। मेवाड़ का मैराथन, इसको कहते हैं कर्नल जेम्स टोड। मेवाड़ का मैराथन कौन कहते हैं, तो इसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं कर्नल टोड। कर्नल टोड जो है, या कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड इसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मैराथन क्या बला है और थर्मोपोली क्या बला है, इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए मैराथन और थर्मोपोली के बारे में देखते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए जरूरी है कि मैराथन और थर्मोपोली ये क्या चीज है, इसके बारे में क्या कोई खराब चीज तो नहीं है जिसकी तुलना हमारे राजस्थान के इतिहास से कर दी। तो ये देख लीजिए कि मैराथन क्या चीज है। पहले मैराथन के बारे में देखते हैं। मैराथन, ये मैराथन जो है आपको पता है कि एक ईरान जो जगह है उसको आप फरसिया या फारस कहते हैं, ईरान। और ईरान का एक शासक हुआ करता था, या फिर ईरान का एक रहने वाला था जिसका नाम था, ईरान का एक शासक था जिसका नाम था डेरियस। डेरियस नाम का एक शासक हुआ करता था, डेरियस। अपने भाई हिंदी साहित्य वालों ने बहुत ही ज्यादा इनके साथ में अन्याय किया है। इस डेरियस को क्या है कि अपने वाले हिंदी वाले कहते हैं दारा, ये अन्याय नहीं है तो क्या है। सिकंदर को अपने वाले सिकंदर कहते हैं, उसका नाम तो बेचारे का अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर को सिकंदर बना दिया, डेरियस को दारा बना दिया। ये हिंदी साहित्य वाले कुछ भी ये बना देते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये जो डेरियस है ये आक्रमण करता है एक दिन यूनान पर, और आपको पता है कि यूनान जो है वो कई सारे भागों में बंटा हुआ है, जिसमें एक जगह का नाम है एथेंस, जिसमें एक है एथेंस और दूसरा है स्पार्टा। स्पार्टा, एक एथेंस है और दूसरा स्पार्टा है, काफी सारे भागों में बटा, जिसमें से एक स्पार्टा और एथेंस जो है ये बटा हुआ है, ठीक है। स्पार्टा, ये जो एथेंस वाले हैं ये पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा होशियार बंदे थे, एकदम ऐसे चतुर चालाक जो थे ये पढ़ाई वाले थे। और ये स्पार्टा वाले जो थे ये लड़ाई वाले बंदे थे, एकदम लड़ाकू किस्म के, एकदम खतरनाक से लड़ाई दंगे, इनको ये लड़ाइयों का शौक हुआ करता था इनको। और ये जो एथेंस वाले हैं ये पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दिया करते थे। जैसे आप अगर अभी भी अगर देखें कि कई भी जो खोज वगैरह हैं, कोई भी जैसे दार्शनिक के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें आप एथेंस का नाम सुनेंगे। जैसे कि एथेंस को अगर आप देखें तो इसको ग्रीस कहा जाता है, ठीक है ना, ग्रीस, वर्तमान में ग्रीस कहते हैं, ठीक है। ये पढ़ाई वाले, जैसे आप प्लेटो का नाम सुनते हैं, सुकरात का नाम सुनते हैं, अरस्तु का नाम सुनते हैं, इन सब का संबंध इस एथेंस से ही है, ठीक है ना। तो इन एथेंस पर जो है, इस यूनान पर जब आक्रमण किया जाता है तब ये जो भाग हैं यहाँ पर जो इसमें आक्रमण जब होता है तो ये बंदे जो हैं ये पढ़ाई वाले, इन पर जब आक्रमण किया गया तो इन्होंने सोचा कि भाई अपने से तो पार पड़ने वाली है नहीं, तो सामने इससे बात करें स्पार्टा से। तो इन्होंने स्पार्टा वालों को संदेश भिजवाया। जब संदेश भेजा कि स्पार्टन्स आप हमारी सहायता करने के लिए आइए, तो स्पार्टा वालों को सहायता करने के लिए इन्होंने एक बंदा भेजा था जिसका नाम था फिसी, जिसके पास जिसको इस स्पार्टा की सहायता मांगने के लिए इन्होंने भेजा था, उसका नाम था फिसिडिपीज। फिसिपिटीज, ये बंदा जो है इनको इस स्पार्टा की सहायता मांगने के लिए भेजा था कि आप जाइए और स्पार्टन्स को बताइए कि हमारे पास में युद्ध लड़ने के लिए इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है और हम उनसे युद्ध नहीं लड़ सकते। तो एथेंस वालों ने इन स्पार्टा वालों की सहायता मांगने के लिए फिसिपिडीज को भेजा था। और ये जो बंदा है वो यहाँ पर दलदली जगह है, यहाँ पर बारिश वगैरह हो रही थी तो इनके जो घोड़े वगैरह हैं वो चल नहीं पा रहे थे, तो ये फिसिपिडीज जो है वो भाग कर जाता है
और भागकर ही इतनी लंबी दूरी इसने तय की थी। और इसी कारण जो है आज भी जब लंबी लड़ाइयां या फिर लंबा जो हमारे यूट्यूब के इतिहास में भी जो बंदे लंबी लंबी क्लासें लेते हैं उन वो क्लासों के थंबनेल में लगाते हैं कि ये मैराथन क्लासेज है। और जब लंबी दौड़ होती है तो उसको भी मैराथन दौड़ कहा जाता है। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप से एक और जो कहानी जुड़ती है वो भी इतिहास में इस प्रकार से प्रसिद्ध हो गई है। तो फिसिपिडीज यहां पर जाता है और इन स्पार्टन्स ने जो है वो युद्ध में सहायता करने से इनको इनकार कर दिया था कि मैं किसी भी तरीके से सहायता नहीं करने वाला। तो बाद में ये जो है एथेंस वाले ही लड़े थे और एथेंस वालों ने इस दारा से काफी ज्यादा युद्ध किया था। और ये जो घटना है ये घटना है आपके 490 बीसी की। बीसी और एडी के बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता दिया है, वो आपने वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये ईसा पूर्व और ईसा वाली जो बात है मैंने आपको पहले बता रखी है। ये 490 बीसी की जो बात है ये होती है। और इसके बाद में ये जो आपको बात समझ आ गई कि मैराथन क्या चीज है, तो यहाँ पर एक मैराथन नामक जगह पर युद्ध हुआ था, इसी कारण इसको मैराथन कहा जाता है। अब दूसरी बात है कि भाई थर्मोपोली क्या है। जैसे कि हल्दी घाटी को थर्मोपोली कहा जाता है ना, उस थर्मोपोली के बारे में देखते हैं कि ये थर्मोपोली क्या है। तो थर्मोपोली अब ये थर्मोपोली क्या बला है तो इसके बारे में भी देखते हैं कि 490 की वो बात है और 480 बीसी में ये जो बात है ये 480 बीसी की बात है। यहाँ पर जब वो हमला होता है उसका जो बदला लेने के लिए यहाँ पर एक शासक जो था उसका नाम था जेरेक्सस। जेरेक्सस नाम का एक बंदा था, वो फिर से यहाँ पर आक्रमण करता है और उस जेरेक्सस के द्वारा जब यहाँ पर हमला किया था जेरेक्सीज ये बंदा था जेरेक्सीज, ये बंदा जो है वो फिर से स्पार्टा वालों पर एथेंस वालों पर हमला करता है। और इस टाइम जो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था लियोनिडोस या लियोनिडास, ठीक है। ये एथेंस वाले और स्पार्टा वाले इस बार जो हैं वो साथ में लड़े थे। एथेंस प्लस स्पार्टा ये दोनों साथ में इस बार आ गए, ये इनको संगठन बना लिया इन्होंने और ये दोनों मिलकर जो है वो इससे लड़े थे। तो इस कारण ये जो है इसमें थर्मोपोली में इन स्पार्टन्स और इस जो एथेंस वाले के 300 ही लगभग सैनिक थे। इसके साथ में जो संघर्ष किया था, क्या खतरनाक किस्म की इसने लड़ाई लड़ी थी। और इसी की तुलना करने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध को जो है वो थर्मोपोली कहा जाता है। देखिए एक विदेशी बंदा कर्नल जेम्स टोड हमारे इतिहास की इतनी ज्यादा प्रशंसा करता है कि इस प्रकार जब ये 300 बंदे इस प्रकार जो लड़े थे उसी प्रकार जो हमारे अकबर से लड़ने के लिए महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था। यही कहानी है स्पार्टा और एथेंस की। और ये थर्मोपोली और मैराथन की बातें मैंने आपको पूरी तरीके से बता दी, आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए वीडियो को और हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि अब महाराणा प्रताप भी उधर से अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं। अकबर भी पूरी कसम खाए बेटा कि महाराणा प्रताप को अधीनता तो स्वीकार करवा के रहूंगा। तो इधर एक बार एक और बंदे को भेजते हैं, जगन्नाथ कछुआ। ये जगन्नाथ कछुआ जो है वो आमेर के रहने वाले थे। आपको पता है मैंने आपको पहले भी कई कछुआओं के बारे में बता दिया, जैसे कि मानसिंह के बारे में बताया और उसके भारमल के बारे में बताया। ये जब महाराणा प्रताप पर आता है 1585 ईस्वी का समय था जब जगन्नाथ कछुआ जो है वो महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए था। इस बार महाराणा प्रताप भी चिढ़ गए, यार क्या यार प्रॉब्लम है इन साल कछुआओं को। कभी महाराणा प्रताप के मानसिंह आ जाते हैं, कभी वो भारमल आ जाते हैं, कभी ये जगन्नाथ कछुआ आ जाते हैं। तो ये चिढ़ से गए थे तो इन्होंने कहा कि यार ये इन कछुआ क्या मांगते हैं, फिर से आक्रमण करो। ये जो आमेर वाले थे आमेर पर आक्रमण कर दिया इन्होंने। आमेर की एक जगह पड़ती है मालपुरा एक इनकी जगह थी। वो इस मालपुरा पर जो है वो आक्रमण कर देते हैं ये अपने जो है महाराणा प्रताप, और मालपुरा पर अधिकार कर लेते हैं। भाई इतनी बार कोई बंदा इन पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, बार बार कोई पंगा ही नहीं इनका, तो अकबर का पंगा, और ये फिर से आ जाते हैं। यार क्या मांगते हैं इनको फिर से सबक सिखाने के लिए ये मालपुरा पर जो है वो महाराणा प्रताप जो है आक्रमण करके मालपुरा पर अधिकार कर लेते हैं। और ये जगन्नाथ कछुआ कुछ उखाड़ नहीं पाता, यहाँ पर आकर कुछ नहीं करता। और ये जो वापस जा रहा होता है तो आपको एक अपने ये जो भीलवाड़ा में इनकी जो है वो मृत्यु भी हो जाती है। ये वापस जब जा रहा होता है तो भीलवाड़ा में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मालपुरा पर जो है वो अधिकार कर लेता है।
महाराणा प्रताप का मालपुरा पर जो अधिकार हो जाता है और मालपुरा में ये एक झालरा तालाब का निर्माण करवाता है, झालरा तालाब, और वहां पर एक मंदिर का भी निर्माण करवाता है जिसका नाम है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर जो है, महादेव मंदिर का निर्माण जो है वो इस महाराणा प्रताप के द्वारा करवाया गया था वहां पर। और ये इसके बाद में अब महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी जो है वो चावंड को बना ली थी, और उसके बारे में हम देखते हैं